Hello students, today we will going to discuss about capital structure. It is the topic which is in your BCom honors and BCom pass and also in UGC Net Commerce paper 2 syllabus. So first of all, we should discuss about the capital structure mean. The capital structure refers to the mix of debt and equity that a company uses to finance its operations and assets. फाइनेंस कंपनी को अरेंज करना पड़ता है, किसके क्यों अरेंज करना पड़ता है? टू ड्यू टू देयर रूटीन ऑपरेशंस एंड असेट्स। तो वो या तो डेब्ट से अपने फाइनेंसेस को अरेंज करेंगे या इक्विटी से, या दोनों के मिक्स से अरेंज कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे इक्विटी, मनी रेज फ्रॉम ऑनर्स और शेयर होल्डर्स लाइक कॉमन शेयर्स, रिटेन्ड अर्निंग। जो मनी रेज की जाती है फ्रॉम द ऑनर्स और शेयर होल्डर्स, इट इज इक्विटी शेयर होल्डर्स। मीन्स अगर फर्म के पास प्रॉफिट होगा आफ्टर पेइंग इंटरेस्ट एंड डिविडेंड टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंड टैक्सेस, देन जो लेफ्ट आउट अमाउंट होगा वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा। नेक्स्ट सेकंड है यहाँ पे डेप्ट। डेप्ट मीन्स लोन, मनी बोरोड फ्रॉम लेंडर्स, लोन्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। जो मनी लोन की फॉर्म में कंपनी बोरो करती है फ्रॉम अदर कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक्स, इट इज डेप्ट। तो मेनली देयर इज टू टाइप्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, इक्विटी एंड डेप्ट। इन दोनों को के कॉम्बिनेशन से ही कैपिटल स्ट्रक्चर एक कंपनी बनाती है। एग्जाम्पल है, इफ अ कंपनी फाइनेंसेस इट्स बिजनेस विद रुपीज 6 लाख फ्रॉम शेयर होल्डर्स, equity, rupees 4 lakh from bank loans means debt. Its capital structure is 60% of equity and 40% of debt. Next, importance of capital structure. Capital structure की जरूरत क्यों है किसी भी कंपनी को, किसी भी इंस्टीट्यूशन को? A proper capital structure helps a company. कैसे हेल्प्स करती है? Minimizes the cost of capital. Cost of capital का मतलब होता है कि उनकी cost क्या आएगी। Cost means उनको उनके expenses जो होते हैं वो कम हो जाते हैं अगर हम कैपिटल स्ट्रक्चर जो होंगे राइट फॉर्म में होंगे। थर्ड है यहाँ पे मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ। वेल्थ कैसे मैक्सिमाइज होगी? अगर कंपनी की वैल्यू इंक्रीज होगी तो जो शेयर होल्डर्स की वेल्थ है वो भी इंक्रीज होगी, क्योंकि कंपनी अपने प्रॉफिट्स में से डिविडेंड का कुछ पार्ट है जो शेयर होल्डर्स को देती है। तो अगर प्रॉफिट्स बढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि शेयर होल्डर्स को भी डिविडेंड मैक्सिमम अमाउंट का मिलेगा। नेक्स्ट है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती है, बिकॉज वी यूज द कॉम्बिनेशन ऑफ डेप्ट एंड इक्विटी। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन की जाती है। नेक्स्ट है, जो फाइनेंसर होता है वो बैलेंस करता है रिस्क एंड रिटर्न बाय द यूसेज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है, कौन कौन से फॉर्मूलेस को यूज किया जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करने के लिए? डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। डेब्ट टू इक्विटी का मतलब है कि आपके न्यूमरेटर में डेब्ट आएगा और डिनोमिनेटर में हम इक्विटी लिखते हैं, शेयर होल्डर्स इक्विटी। यहाँ पे एक एग्जांपल भी है, टोटल डेब्ट is rupees 5 lakh and equity is 10 lakh. Ignore the commas. It is international value system, but we will consider it as Indian value system. Debt और equity ratio क्या आएगा इसमें? 5 lakh divided by 10 lakh is equal to 0.5. Means यहाँ पे जो डेप्ट इक्विटी रेशियो है उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि फॉर्म ने कितना डेप्ट यूज किया और कितना इक्विटी। सेकेंड है डेप्ट रेशियो। डेप्ट रेशियो में क्या होगा कि आपको न्यूमरेटर में तो टोटल डेप्ट रखना होगा और डिनोमिनेटर में टोटल असेट आ जाएगा। फॉर्म जो बैलेंस शीट की जो टोटल असेट्स गिवन होती है उसको आप डिनोमिनेटर में रखेंगे और डेप्ट को आप न्यूमरेटर में रखेंगे। इससे आपको पता चलेगा कि कितने परसेंटेज ऑफ असेट्स फाइनेंस किए गए हैं डेप्ट में। थर्ड है इक्विटी रेशियो। इक्विटी रेशियो में हम प्रपोर्शन देखेंगे कि टोटल असेट्स कितना फाइनेंस किया गया है ऑनर्स फंड्स में। तो ऑनर्स फंड्स जो होता है वो शेयर होल्डर्स इक्विटी न्यूमरेटर में आ जाएगा। इक्विटी रेशियो अगर हम इक्विटी रेशियो से फाइंड आउट कर रहे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर, और आपका डिनोमिनेटर टोटल असेट्स बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ जो फॉर्मूला होगा कैपिटल गियरिंग रेशियो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो इसमें हम रिलेशनशिप देखते हैं बिटवीन फिक्स इंटरेस्ट बियरिंग फंड्स एंड इक्विटी। जो फिक्स इंटरेस्ट बियरिंग फंड्स होते हैं जैसे कि डेप्ट, अगर कोई लोन लिया है फर्म ने, इंस्टीट्यूशन ने, तो वो उसका इंटरेस्ट, वो जितने भी फंड्स होंगे वो आपके न्यूमरेटर में आएंगे और डिनोमिनेटर में आपका फंड्स आएगा जो कि इक्विटी शेयर होल्डर्स
वाला होगा। और जो फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस होते हैं, फिक्स इंटरेस्ट बियरिंग का मीनिंग ये होता है कि जिसकी पेमेंट फॉर्म को करनी ही होती है बिकॉज इट इज अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, तो वो वाले फंड्स जो होंगे आपके न्यूमरेटर में आएंगे, डिनोमिनेटर में इक्विटी आएगा। फिफ्थ है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को आप के ओ भी बोल सकते हैं, मीन्स ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओवरऑल में आपकी इक्विटी और डेप्ट दोनों को कंसीडर किया जाता है। तो इसका फॉर्मूला होता है इक्विटी अपॉन वी। वी मीन्स वैल्यू ऑफ द फर्म। वी का जो फॉर्मूला है वो होता है इक्विटी प्लस डेप्ट। इक्विटी और डेप्ट को डिनोमिनेटर में ऐड करके लिखोगे तो वो वैल्यू बन जाएगा। फिर है मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस इंटरेस्ट अपॉन वैल्यू ऑफ द फर्म इनटू कॉस्ट ऑफ डेप्ट। इस फॉर्मूले से आप ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे हमें नीड क्यों है कैपिटल स्ट्रक्चर की, ये हमने देख लिया कि टू मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ द फर्म एंड टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो यूटिलाइज और अलोकेट करने के लिए फंड्स को। एंड सेकेंड है टू डाइवर्सिफाई द रिस्क, रिस्क को कम से कम करना, रिस्क को डाइवर्सिफाई कर देना इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंड्स। एंड नेक्स्ट है हमारी थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। अब कैपिटल स्ट्रक्चर की भी दो थ्योरीज होती हैं, दो थ्योरीज पे बेस है, एक तो ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल का अप्रोच में ये है, मेनली ये कंसीडर किया गया है कि कैपिटल स्ट्रक्चर के चेंजेस से देयर इज नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ द फर्म। ये ट्रेडिशनल अप्रोच है। नेक्स्ट है सेकेंड मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच में भी इसकी 3 सब टाइप्स हैं जो कि हम आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मॉडर्न अप्रोच, देयर इज इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ द फर्म ड्यू टू चेंज इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। वैल्यू के ऊपर इफेक्ट होगा ड्यू टू द चेंज इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। अगर कॉस्ट ऑफ डेप्ट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी की परसेंटेजेस में चेंजेस हैं तो देयर इज डेफिनेटली चेंज इन द वैल्यू ऑफ द फर्म। ये आपका मॉडर्न अप्रोच में बोला गया है।